और TV9 पर राहुल के करीबी गौरव गोगोई, नीट में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। गौरव गोगोई ने कहा है संसद में नीट का मुद्दा गौरव गोगोई उठाने की तैयारी में है और ईवीएम को भगवान समझ बैठी है इलेक्शन कमीशन। अपने इस इंटरव्यू में गौरव गोगोई ने ईवीएम पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। अयोध्या ने बीजेपी को नकार दिया। गौरव गोगोई ने इंटरव्यू में ये बात कही। न्यूज़ 9 के डेप्यूटी मैनेजिंग एडिटर कार्तिकेय शर्मा से गौरव गोगोई के साथ ये खास बातचीत अब देखिए आप। नमस्कार, TV9 भारतवर्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद और लोकसभा के कांग्रेस पार्टी के उपनेता गौरव गोगोई जी। गौरव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी ने चुनाव के बाद पहला मुद्दा जो उठाया है वो नीट एग्जामिनेशन वाला, और ज़ोर शोर से सारे के सारे प्रवक्ता उस पर बात कर रहे हैं। आप लोगों की मेन डिमांड क्या है नीट को लेके? देखिए, मैं तो धन्यवाद करना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, क्योंकि हमारे दल में सबसे पहले व्यक्ति वे हैं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया। और ये मुद्दा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि लगभग 24 लाख बच्चों की भविष्य इससे जुड़ी हुई है। भविष्य में ये लोग डॉक्टर्स बनेंगे और हमारे लोगों की चिकित्सा ये लोग करेंगे, तो ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। और हम देख रहे हैं कि सरकार इस पूरे समस्या को दबाना चाहती है। कितने हमें सबूत मिले हैं जहाँ पर पता चला है कि एग्जामिनेशन सेंटर्स को ये उन्होंने लोगों से लाख लाख रुपए लेकर उनको एग्जामिनेशन पेपर दिए हैं। अरेस्ट हुए हैं बिहार और गुजरात में, लेकिन सरकार इस पूरे मुद्दे को दबाना चाहती है। तो इसलिए हमारी मांग ये है कि जांच हो, सरकार जल्दबाजी में एनडीए को क्लीन चिट ना दे। और क्योंकि हमें सरकार के अब तंत्र पर विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, एनटीए चेयरमैन बर्खास्त हो, क्योंकि जब से वो इन्होंने इस पूरे मुद्दे में नाकामयाब रहे। इससे पहले भी नीट के परीक्षाएं हुए हैं, लेकिन इस बार का हम परीक्षा के जो परिणाम निकले हैं इसमें बहुत से प्रश्न निकले हैं। कितने सारे बच्चों को फुल मार्क्स, इससे पहले कुछ 1-2-3 को मिलते थे, इसमें लगभग 70 लोगों को मिल गए हैं। एक ही सेंटर में 6-6 लोगों को। ऐसे छात्रों को मिले हैं जिन्होंने कभी क्लास 10वीं या 12वीं परीक्षा में अच्छे परिणाम नहीं ला पाए। ग्रेस मार्क्स का मुद्दा कहाँ से आया? तो इसमें एक बार स्कैम हुआ है। स्कैम में एनटीए चेयरमैन को नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए। और तीसरा हमारा मांग है कि जहाँ पे ये काउंसलिंग प्रोसेस को इसको आप थोड़ा सा इसमें फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए। 6 जुलाई को काउंसलिंग की शुरुआत होगी। ज़रूरी नहीं है कि 6 जुलाई को ही होनी चाहिए। समय लें, पूरी जांच पड़ताल करें, क्योंकि आज ना सिर्फ नीट में आप CUET का भी परीक्षा देखें तो वहाँ पर भी प्रश्न उठते हैं। विभिन्न राज्यों में प्रश्न उठते हैं परीक्षा को लेके। ये कोचिंग सेंटर्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स एक माफिया बन चुका है। तो इसको लेके हमें बाहर तो ये मुद्दा हम उठाएंगे, लेकिन आने वाले सत्र में सदन के अंदर भी इसको हम मुद्दा बनाएंगे। यानी आप कह रहे हैं जो अभी सदन जो शुरू होगा ओथ टेकिंग के बाद, तो नीट पे क्या कांग्रेस पार्टी चर्चा की मांग रखेगी? देखिए, सिर्फ चर्चा, ये हमें बात समझनी चाहिए कि पार्लियामेंट सिर्फ चर्चा के लिए नहीं, पार्लियामेंट जिम्मेवारी के लिए होती है, अकाउंटेबिलिटी के लिए होती है। अगर चर्चा करके सरकार भाग जाती है, जिम्मेवार नहीं होती, कोई ठोस कदम नहीं लेती, तो उस चर्चा का क्या लाभ? चर्चा तो हम आपके टीवी चैनल पे हम करते ही रहते हैं। पार्लियामेंट सिर्फ चर्चा के लिए नहीं, पार्लियामेंट जिम्मेवार सरकार के लिए हमने स्थापित की हुई है हमारे लोकतंत्र के अंदर। तो इसलिए हम जिम्मेवारी की मांग सदन में रखेंगे। जी बताइए, चुनाव तो हो गया, इस चुनाव में आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है, आप विपक्ष में मजबूत विपक्ष की तरह से उभरे हैं, बीजेपी की सीट कम हुई है, लेकिन ईवीएम का मुद्दा आप लोग नहीं छोड़ते हैं, क्यों? यही तो ईवीएम है जिससे कि आप लोगों ने बीजेपी की फुल मेजॉरिटी कम कर दी। क्या सारे ईवीएम अच्छी तरीके से काम किए? कितने सारे ईवीएम बदले गए? इलेक्शन कमीशन बताए। कितने सारे ईवीएम में कहीं कोई चिप खराब हुआ वो बताए, कहीं कंट्रोल यूनिट खराब हुआ, कोई बैलेट यूनिट खराब हुआ, काउंटिंग के दिन भी ईवीएम मशीन खराब हुए। तो ये इलेक्शन कमीशन ये क्यों समझती है कि ईवीएम एकदम भगवान के रूप में है, इसे कोई सवाल ही नहीं कर सकता? इतने सारे मशीन खराब हुए हैं, इतने सारे पार्ट्स खराब हुए हैं,
काउंटर खराब हुआ है, टाइम खराब हुआ है, कह रही है कि ये ईवीएम तो इसमें तो इस नहीं हो सकती। तो खराब कैसे हुए? खराब तो हो सकता है जब वो वोट अगर 700 वोट पड़े, जिस दिन काउंटिंग होता है दिखाते हैं 720 वोट पड़ गए इस मशीन में, ये कैसे हुआ? फिर कोई भूत घुस गया क्या ईवीएम मशीन के अंदर? खराब तो हुआ है। कैसे हुआ अपने आप? अगर कोई छुआ ही नहीं तो जिस ईवीएम मशीन में फॉर्म 17 में लिखा है कि 700 वोट पड़े हैं, उसमें 710 क्यों दिखा रहा है, 702 क्यों दिखा रहा है? वो तो मशीन है, कोई भूत समा गया क्या? ना जायज़ है। आखिर में एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। उत्तर पूर्व में कांग्रेस का सफाया हो गया था 2014 के बाद, आपकी पार्टी पूरी गायब हो गई अरुणाचल प्रदेश में, नीडा बना, हेमंत बिस्व शर्मा का स्टाचर बहुत बड़ा हुआ, आप कहीं नहीं थे, शिथिल पड़े थे। लेकिन एक सीट है आसाम में जो आपने 10 लाख वोट से जीती। आपको लगता है कि वापसी की बीज उत्तर पूर्व में कांग्रेस के लिए पड़ गए हैं, या अभी भी बहुत लंबी लड़ाई है? क्योंकि आसाम में देखिए वर्चस्व तो बीजेपी का ही है। देखिए, मैं तो पिछले 2 साल से बोल रहा हूँ कि बीजेपी इतनी मजबूत नहीं है जितना दिल्ली में बैठे हुए लोग समझते हैं। मैं 2 साल से बोलते आ रहा हूँ, लोग मानते नहीं थे मुझे, क्योंकि जो उनकी जो गलत रवैया रहा है उत्तर पूर्वांचल के प्रति, मैं 2 साल से देखते आ रहा हूँ। इसलिए मुझे पता था कि एक दिन ये नतीजा आना था। आज नागालैंड में कांग्रेस की जो जीत हुई है, ये लास्ट हम लगभग 20 साल पहले हम वो सीट जीते हैं। आज मेघालय में जो टूरा लोकसभा आदरणीय PS सांगमा साहब की जो सीट हम जीते हैं, वो लास्ट हम 20 साल 22 साल पहले हम वो जीते हैं। मणिपुर में जहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, दोनों सीट हम जीत चुके हैं। धुबरी में लोगों ने सांप्रदायिक राजनीति को उस प्रकार से नकारा है जिस प्रकार से अयोध्या के लोगों ने भाजपा को नकारा है। जोरहाट में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा स्वयं 1 महीने प्रचार के बाद भी उसी प्रकार से जोरहाट के लोगों ने उनको नकारा, जिस प्रकार से धुबरी में लोगों ने मौलाना अजमल को नकारा। ठेठ भाषा में कहूँ, लेकिन जिसे कह सकते हैं रौला तो हेमंत बिस्व शर्मा जी का ही है। कहने का मतलब है नीडा के भी वो प्रमुख हैं और नंबर्स उनके ज़्यादा हैं आपसे आसाम में। देखिए, अगर आप इस इलेक्शन को समझते हैं कि मोदी जी की जीत हुई है, मैं हेमंत बिस्व शर्मा की बात कर रहा हूँ। बात में मुझे पहुंचने दीजिए। वो 1.5 लाख से वो जीते हैं, ट्रेलिंग में थे, और आप समझते हैं कि वो हीरो है। तो उसी प्रकार से आपको लगता है हिमंत बिस्व शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में आज उत्तर पूर्वांचल में एनडीए की सीट घटी है, और तब भी आपको उनको हीरो बनाना है, तो वो तो दिल्ली की मीडिया जाने। आज उनके नेतृत्व में सीट कमी है। आज नागालैंड और मिजोरम में और मेघालय में वो एक विशेष धर्म को वो टारगेट करते हैं, राजनीतिक विरोधी मांगते हैं। देखता है असेंबली के 2 रिजल्ट्स तो देख चुका है मीडिया, दोनों बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। अभी आसाम में फिर चुनाव होंगे, ज़्यादा दूर नहीं है। आपको लगता है कि कांग्रेस इतनी सशक्त हो गई इन लोकसभा चुनाव में कि उसकी सरकार बन सकती है? जैसे आपके जब पिताजी मुख्यमंत्री थे तो 3 बार सरकार बनी थी। देखिए, आज इस लोकसभा चुनाव में धुबरी में लोगों ने मौलाना अजमल साहब जी को हराया। वो वहाँ के सांसद थे, 2004 से वहाँ पे सांसद थे, आज वो हार चुके। उसी प्रकार से जोरहाट में भाजपा ने जो उनका जो स्थानीय लोकसभा सांसद था, उनको तो प्रचार में लगाया नहीं, स्वयं मुख्यमंत्री आए प्रचार करने के लिए। उसके पश्चात भी जोरहाट के लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी को जिताया, जबकि हमारी पिछली जीत 2009 में हुई थी। तो जब असम के लोगों ने मौलाना अजमल साहब को नकारा, जब असम के लोगों ने हिमंत बिस्व शर्मा जी को नकारा, तब जय और वीरू जब हार गए, तो हमारी जय, तो अगर हम इसी गति से काम करते गए तो 2026 में हमारी जय और लोगों का आशीर्वाद मिलना स्वाभाविक है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।